नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सर। स्वागत करता हूं आपका सीकर्स द लर्निंग ऐप पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले जेट 2020 का पेपर फुल एनालिसिस के साथ। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और देखें एक एक क्वेश्चन। बड़े ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कहां से जेट वाला उठाता है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके डिस्प्ले पर। द्रव विरोधी कोलाइड्स होते हैं, यह है आपका क्वेश्चन। द्रव विरोधी, देखो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके पृष्ठ रसायन में से उठाया गया है। पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री में से उठाया गया है। और इस आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कौन से लेक्चर में से, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन उठाए गए हैं, पूरा एनालिसिस आपको भी करना चाहिए। हम तो करते ही हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि पृष्ठ रसायन से क्वेश्चन बोल रहा है कि द्रव विरोधी कोलाइड्स होते हैं लियोफोबिक कोलाइड्स। और देखो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दो प्रकार के कोलाइड होते हैं। कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं? कोलाइड होते हैं बच्चों द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। एक तो होते हैं द्रव स्नेही और एक होते हैं प्यारे बच्चों द्रव विरोधी। क्लियर हुई बात? देखो द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं इसके अंदर परिक्षेपण और परिक्षिप्त दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ आराम से मिलते हैं, घुलते हैं, जुड़ते हैं, अच्छे बंधन बनाते हैं और इन्हें अलग करना क्या हो जाता है? थोड़ा कठिन हो जाता है। द्रव विरोधी कोलाइड्स जो होते हैं इनको देखिए आप, एक बार बनने के बाद इन्हें पृथक करना अलग हो जाएगा। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच इतना लगाव नहीं होता, लेकिन दोस्तों अगर इनको एक बार मिला दिया गया तो फिर इन्हें दोबारा अलग करना कठिन काम हो जाएगा। यानी कि बात करें तो ये हो जाएंगे अणु उत्क्रमणीय रिवर्सिबल और ये हो जाएंगे आपके उत्क्रमणीय। इनको वापस से मिलाया जा सकता है। तो यानी कि यहां पर आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन अणु उत्क्रमणीय सोल सही दिखाई दे रहा है। रिवर्सिबल सोल यहां पर बिल्कुल सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एसिटामाइड is treated with the following reagent separately, which one of these would yield methylamine? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब एसिटामाइड को निम्नलिखित अभिकर्मक के द्वारा अलग से क्रिया कराई जाती है तो इनमें से किससे मिथाइलएमीन यानी कि मैथिलएमीन प्राप्त होगा? CH3NH2 कहां से प्राप्त होने वाला है? ऐसा क्या है इनमें जो आपके एसिटामाइड? डियर स्टूडेंट, CH3COONH2 इसको बोलते हैं हम एसिटामाइड। एसिटामाइड इसको कहा जाता है CH3CONH2 को। आपको पता हो तो एक रिएक्शन आती है हाफमान ब्रोमाइड के नाम से। किस नाम से? हाफमान ब्रोमाइड के नाम से एक रिएक्शन आती है प्यारे बच्चों, हाफमान ब्रोमाइड के नाम से। नाम वाली रिएक्शन है, नोमेन रिएक्शन है। आपको पहले भी कई बार बताया जाता है कि नाम वाली रिएक्शन में से जेट वाला कम से कम एक और अधिकतम 2 क्वेश्चन उठाने की पूरी इच्छा जाहिर करता है। तो अब की बार उसने ऐसा ही किया है 2020 में भी। तो इस हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में आपका जो NaOH होता है और ब्रोमीन का जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसके साथ रिएक्शन अगर होती है तो आपको मिथाइलएमीन प्राप्त होता है। क्लियर हुई? यानी कि यहां पर आपको सही विकल्प देखने को मिलेगा दूसरा, NaOH एंड Br2 इन aqueous सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? नाम वाली रिएक्शन का जेट के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन आप 40 में से फाइनल मान के चलना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने डिस्प्ले पर आ चुका है। डियर स्टूडेंट, आपको बता देता हूं सीकर्स द लर्निंग ऐप हम है तो मुमकिन है, क्योंकि यहां पर तैयारी नहीं
ताबड़तोड़ तैयारी का एक अच्छा विकल्प आपको मिलता है। डियर स्टूडेंट, जेट 2020 पेपर सॉल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री का यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं दिया जाता? Which of the following does not give flame test? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये गुड क्वेश्चन है। यह आपको मिलता है एश ब्लॉक के अंदर और ये एश ब्लॉक में से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ये टॉप क्वेश्चनों में से होते हैं, स्टार लाइनों में से होते हैं, टॉप लाइनों में से एक है। देखो, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, इनके परमाणु आकार क्या होते हैं? परमाणु साइज छोटी होती है। इनका आईपी क्या होता है? आयनन विभव उच्च होता है। इन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व भी क्या होता है? अधिक होता है। तो इन सभी कारणों के कारण यहाँ पर ये छोटे परमाणु आकार वाले जो तत्व है बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये ज्वाला यानी कि फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। अतः यहाँ पर आपका सही विकल्प हुआ ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का कौन सा है? गजब का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्किन और एल्काइनों से रिलेटेड है। अब ध्यान दीजिए इधर, देखो ये है एल्केन और ये होती है एल्किन और ये होती है बच्चों एल्काइन। एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड कार्बनों के बीच में होता है और यहां पर हाइड्रोजन लगा दी जाती है। यह है आपकी एल्किन, इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है और एल्केन के अंदर CH और ये 3। तो देखो होता क्या है बच्चों, जीओसी में आपने पढ़ा होगा कि ये हाइड्रोजन यहां से ब्रेक हो जाती है, हाइड्रोजन यहां से ब्रेक होती है और अम्लीय प्रकृति को शो करती है इस साल्ट की। तो जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाले यानी कि एल्काइन के पास ट्रिपल बॉन्ड से जो जुड़ा कार्बन है, इसके पास ये जो हाइड्रोजन है ये अम्लीय प्रकृति की होती है और इसका अम्लीय नेचर एल्किन के कंपेयर में अधिक होता है। क्यों होता है ये हम विस्तार से पढ़ेंगे जीओसी के अंदर। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि एल्काइनों की अम्लीय प्रकृति एल्कीन से ज्यादा होती है और एल्कीन की अम्लीय प्रकृति एल्केन से ज्यादा होती है। भविष्य में क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप को ध्यान रखना। और ट्रिपल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन परमाणु है वो अम्लीय प्रकृति प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका एल्काइन ये रहा और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्वेश्चन आपके सरफेस केमिस्ट्री से लिया गया है, यानी कि ये क्वेश्चन वापिस से पृष्ठ रसायन से आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ब्राउनियन मूवमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय, देखो क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि इसका उत्तर भी इसी क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ है। देखो कैसे छिपा हुआ है ब्राउनियन मोमेंट। तो देखो रॉबर्ट ब्राउन, इसी के नाम के आधार पर इसको ब्राउनियन गति नाम दिया गया था, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजी थी कौन सी गति? ब्राउनियन गति। किसमें पढ़ोगे आप? ये पढ़ेंगे हम पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह आपके सामने आ गया। दही में औसत प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो डियर स्टूडेंट ये डायरेक्ट मेमोरेबल क्वेश्चन है और दही के अंदर प्रोटीन का प्रतिशत होता है 3.2 से लेकर के 3.
4 होता है, यानी कि 100 ग्राम दही के अंदर, दही में लगभग 3.2 से लेके 3.5 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसका मतलब है इसका प्रतिशत मामला कितना हो गया, 3.2 से 3.4 वाला बिल्कुल यहां पर सही ऑप्शन है, ये 3.2 से 3.4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। एल्डिहाइड से कीटोन का विभेदन, विभेद मतलब इनका अलग अलग कैसे करेंगे। एल्डिहाइड से कीटोन का विभेदन निम्नलिखित के उपयोग से कर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन जो उठाया गया है कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में से उठाया गया है। क्वेश्चन इतना कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि जो इनको पढ़ता है उनके लिए नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो एल्डिहाइड और कीटोनों में विभेद करने के लिए सांद्र H2SO4 गलत बात, फैलिंग विलयन सही बात, पायरोगेलोल गलत बात, गिरनगार्ड अभिकर्मक गलत बात, यानी कि सही आंसर आपका हुआ फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग विलयन आपको मैं बता देता हूं डियर स्टूडेंट, फैलिंग विलयन के अंदर देखो फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है, फैलिंग विलयन ये केवल एल्डिहाइडों के साथ रिएक्ट करेगा, कीटोनों के साथ नहीं करेगा। इसलिए आप इस अभिकर्मक के माध्यम से एल्डिहाइड और कीटोनों का परीक्षण कर सकते हैं, इन्हें टेस्ट कर सकते हैं। तो फैलिंग विलयन दो विलयनों के मिलने से बनता है, एक तो होता है इसमें फैलिंग विलयन ए और दूसरा होता है फैलिंग विलयन बी। फैलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन होता है फैलिंग विलयन ए, और फैलिंग विलयन बी जो होता है ये सोडियम पोटेशियम का रोशेल लवण होता है, रोशेल साल्ट होता है। तो आपको ये भी भविष्य के लिए ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। अभिक्रिया का वेग बढ़ाने से उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है। मेन रोल ऑफ कैटालिस्ट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। जैसा कि हमने इससे पहले का जो एक पेपर सोल्व किया था उसके अंदर देखा था कि किसी अभिक्रिया के अंदर देखो उत्प्रेरक, ये कोई रिएक्शन है बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, और ये दूसरी रिएक्शन है डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको एक ग्राफ के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये दूसरी रिएक्शन है, ये लो जी, ये दूसरी रिएक्शन है, ये उत्प्रेरक के उपस्थिति में संपन्न हो रही है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी है इसको सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। ग्राफ 1 और ये 2, 1 के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और 2 के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग जब बढ़ाता है तो वो अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने से पहले एक बाधा है जो उसको पार करके जानी ही पड़ती है। तो जिनके पास इतनी एनर्जी हो कि वह सक्रियण ऊर्जा के लेवल को पार कर जाए, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो सभी अणु, अभिकारक के सभी अणु के पास एक समान ऊर्जा नहीं होती है। जैसे एक क्लास के अंदर 1000 बच्चे बैठे हैं तो प्यारे बच्चों सभी का एनर्जी लेवल एक समान नहीं होगा। अगर उनसे बोला जाए तो किसी ओवरब्रिज के ऊपर चढ़िए तो वहां पर वही चढ़ेगा, उस ओवरब्रिज के अवरोध को वही पार करेगा जिसके पास एनर्जी का लेवल उसके इक्वल या उससे ज्यादा है। तो आपका जो कैटालिस्ट होता है वो सक्रियण ऊर्जा के लेवल को कम कर देता है, अभिक्रिया के मार्ग को छोटा कर देता है, इसलिए अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो आई होप इसका सही आंसर आपकी समझ में आ रहा होगा। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन गलत बात। प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही है।
अभिक्रिया पथ में परिवर्तन, जिससे अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा घट जाती है, यही काम करता है उत्प्रेरक। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो, सीकर्स द लर्निंग ऐप, यहां पर ZICR BHU के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की एक सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम उपलब्ध है। प्यारे बच्चों, यहां पर आपको मिलता है हर सब्जेक्ट का डीपली एनालिसिस, कहां से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कब कौन से सन में कितने क्वेश्चन आए, सारी चीजें आपको यहाँ पर आराम से मिल जाती है, वो भी एक कम रेट पर। आपको बहुत ही अच्छी सुविधा आपके घर तक सीकर्स ऐप के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 9 है, कीटोनों एवं हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया, कीटोन और हाइड्रोजन साइनाइड, यह है कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन साइनाइड HCN। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा प्यारे बच्चों साइनोहाइड्रेन, और ये आपका प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रेन। क्या बोलोगे? साइनोहाइड्रेन। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? The formation of cyanohydrin from the reaction of ketone and hydrogen is an example. Hydrogen is an example of electrophilic addition reaction, गलत बात। न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन, सही बात। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, गलत बात। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, गलत बात। सही ऑप्शन यहां पर आपको मिल रहा होगा नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, इसको बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में से ऊपर से उठाया गया, इतना अंदर से भी नहीं है, यानी कि इस चैप्टर में से अब तक 2 क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं, फैलिंग विलेन वाला और एक ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। NH2- का संयुग्मी अम्ल क्या है? देखो, ये है NH2-, इसका बनाना है हमें संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। देखो, इसको ऐसे सोचिए आप, अम्ल का संयुग्मी क्षार होता है और क्षार का संयुग्मी अम्ल होता है। कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ NH2-, ये आपका क्वेश्चन है। देखो, यहां पर आपको ध्यान रखना है, बेस अगर है तो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा, और एसिड अगर है तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस होगा। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, इस इक्वेशन के अंदर क्षार का कॉन्जुगेटेड संयुग्मी अम्ल होता है, अम्लों का संयुग्मी क्षार होता है। अब बेस जो होता है ना, वह H+ एक्सेप्ट करेगा, और एसिड का नेचर होता है कि वह H+ रिमूव करे या H+ लूज करे और अपना कॉन्जुगेटेड बेस बना ले। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए पेन बेस है, बेस है तो H+ एक्सेप्ट करेगा, H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो नई स्पीशीज बनेगी वो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड हुआ। मान लीजिए ये पेन एसिड है, तो यहां से H+ रिमूव करेगा, H+ रिमूव करने के बाद जो इसमें चेंज हुआ है, नया फॉर्मूला बना है, नया आयन बना है, वो इसका कॉन्जुगेटेड बेस होगा। तो एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस, बेस का एसिड होता है। आइए अब इसके आंसर तक हम पहुंचते हैं। NH2- का संयुग्मी अम्ल है, इसका मतलब ये बेस हुआ, और बेस हुआ तो क्या काम करेगा? H+ एक्सेप्ट करेगा, H+ जोड़ते ही NH3 बनेगा। तो बेस है तभी तो इसका संयुग्मी अम्ल आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 NH3।
अमोनिया। ध्यान दीजिए, अमोनिया एक लुईस के अनुसार बेस भी है, क्षार है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। ये लॉजिक, सॉर्बिक अम्ल एंड प्रोपियोनिक अम्ल के लवण है। सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड साल्ट्स आर। डियर स्टूडेंट, सॉर्बिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल पापड़, बिस्किट आदि के परिरक्षण में यूज में लिए जाते हैं। जैसे सिरका होता है, अचार के परिरक्षण में काम में लिया जाता है। फूड प्रिजर्वेटिव है ये, फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य परिरक्षक है। तो प्रोपियोनिक एसिड, सॉर्बिक एसिड, बिस्किट, कुरकुरे, पापड़, इनके परिरक्षण में काम में लिए जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर खाद्य परिरक्षक। बिल्कुल सही आंसर फूड प्रिजर्वेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये लो जी, देखो क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ यूरिया प्रोवाइड्स 60 किलोग्राम नाइट्रोजन। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ यूरिया प्रोवाइड्स 60 किलोग्राम नाइट्रोजन। यूरिया की कितनी मात्रा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन मतलब है नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाती है, देगी। तो प्यारे बच्चों, आपको एक चीज ध्यान रखना, ये होता है यूरिया, सूत्र होता है NH2CONH2, और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है प्यारे बच्चों 46%। मतलब साफ हो गया, नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में 46% होती है। इसका मतलब ये तो हो गया कि अब बात किलोग्राम में कर रहा है तो आप भी किलोग्राम में कर लीजिए। 100 ग्राम यूरिया में 46 ग्राम नाइट्रोजन होगी। 100 किलो यूरिया में 46 किलो नाइट्रोजन होगी। बात क्लियर हो गई? देखो तो 46 किलोग्राम नाइट्रोजन कितने में होगी? 100 किलोग्राम यूरिया में। इसलिए 1 किलोग्राम कितने में हो जाएगी? 100/46। इसलिए यूरिया की 60 किलोग्राम मात्रा, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर अगर आप देखते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 किलोग्राम में कितने हो जाएगी? 100/46 इंटू 60 बराबर हो जाएगा कितना? 1.3043 किलोग्राम। 13043 किलोग्राम। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल यहां पर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में प्रति 10 डिग्री की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग when the temperature of a chemical reaction is increased by 10 degree the rate constant। डियर स्टूडेंट, इसको माइंडली फिट रखे, प्रति 10 डिग्री ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। तो कितना आ जाएगा? करीब 2 गुना, करीब 3 गुना, समान रहता है, घटता है करीब 2 गुना, 2 टाइम्स। क्लियर? केमिकल काइनेटिक्स से उठाया गया एक आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की जड़ें पोटेशियम का अवशोषण करती है। प्लांट्स रूट एब्जॉर्ब पोटेशियम और। डियर स्टूडेंट, पोटेशियम का अवशोषण आयनों के रूप में होता है, K+ के रूप में होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, K+। इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन है कौन सी फसल में पोटेशियम पोषण के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास की सिफारिश नहीं की जाएगी? इन विच क्रॉप म्यूरेट ऑफ पोटास इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पोटेशियम न्यूट्रिशन। देखिए, ऐसी फसलें जिनके अंदर स्टार्च की मात्रा ज्यादा हो तो वहां पर पोटेशियम नॉट रिकमेंडेड होता है भाइयों, यानी कि पोटैटो बेस्ट आंसर, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये आ गया साहब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की ऊर्जा भंडारण एवं विस्तारण में भूमिका निभाती है? देखो क्वेश्चन गजब का है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हैज अ रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये कक्षा 8 का क्वेश्चन लग रहा है। कैसे लग रहा है? हमने पढ़ा था कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और ऊर्जा का संग्रहण एटीपी के रूप में होता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी जब ऊर्जा देता है तो एडीपी में टूटता है। एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। आई होप आपके आंसर समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर बात ऊर्जा की हो रही है। ऊर्जा का भंडारण और स्थानांतरण फास्फेट के टूटने से होता है, और फास्फेट के जुड़ने से ऊर्जा का स्टोरेज भी होता है। देखो एटीपी, इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हो गया। जब ये ऊर्जा रिमूव करेगा, एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी देगा, तो फास्फेट टूट जाएगा और ये डाइफॉस्फेट हो जाएगा, यानी कि ट्राई से क्या बन गया? डाई बन गया। ठीक है, अगर डाई में फास्फेट जोड़ दो तो एटीपी बन जाएगी, स्टोरेज हो जाएगा। बात समझ में आई? और राइट आंसर विल बी फॉस्फोरस। यहां पर ये रहा फास्फेट, फॉस्फोरस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिलता है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन ये आ गया। सीकर्स द लर्निंग ऐप हम है तो मुमकिन है जेड 2020 सॉल्यूशन चल रहा है ताबड़तोड़ तरीके से। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विधि, अब ध्यान दो, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल को प्राप्त करने के लिए कौन सी? देखो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रो संगलित, इलेक्ट्रोइजिंग फ्यूज्ड Al2O3 and cryolite by the heating alumina with carbon, by the heating alumina muffle furnace, by pyrometallurgy process। डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा ये मेटलर्जी में से क्वेश्चन है, धातु क्रम वाले चैप्टर में से। एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए हम देखो संगलित एल्यूमिना एवं क्रायोलाइट का वैद्युत अपघटन करते हैं, और इसके माध्यम से हम एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करते हैं। क्रायोलाइट होता है Na3Lf6, जो विद्युत चालकता कंडक्टिविटी को बढ़ाने में भी सहायक होता है। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला, इसका वर्क भी याद रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर बिल्कुल है, सही हुआ। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, अमोनिया की आकृति कैसी होती है?
शेप ऑफ अमोनिया, ये रहा आपका अमोनिया NH3, ये रहा Lp, ये रहा हाइड्रोजन, ये रही अगली हाइड्रोजन, ये रही Lp। प्यारे बच्चों, इसकी आकृति चतुष्फलकीय नहीं होगी। अरे बोलो, चतुष्फलकीय नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके पास Lp है। संकरण भले ही sp3 है, CH4 के समान है संकरण, लेकिन ज्यामिति CH4 के जैसी नहीं होगी। तो एक ऑप्शन तो आप यहां से काट ही देना, चतुष्फलकीय। क्लियर हुई बात? त्रिकोणीय ये भी नहीं होगी, क्योंकि वो होती है sp2 संकरण के अंदर, और Lp भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन भी हटा दीजिए। अब दो ऑप्शन बच गए बच्चों, पिरामिडीय और त्रिकोण पिरामिडीय। एक तो बन गया आपका पिरामिडीय और एक हो गया त्रिकोण पिरामिडीय। तो यहां पर देखो, पिरामिड की शेप और त्रिकोण पिरामिड की शेप में थोड़ा सा भी डिफरेंस अगर हम देखें तो इसका सही विकल्प आपको मिलेगा त्रिकोणीय पिरामिड। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हुआ त्रिकोण पिरामिडीय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यह आ गया आपके पास अगला क्वेश्चन। टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए जिस एकलक अणु का उपयोग होता है, मोनोमर यूज फॉर गेटिंग द टेफ्लॉन इज टेफ्लॉन CF2। क्वेश्चन उठाया गया है बच्चों पॉलीमर में से, बहुलक वाले चैप्टर में से। CF2 के n मॉलिक्यूल्स अगर जोड़ दिए जाए CF2 तो इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन जो होता है ये नॉन स्टिक बर्तनों में यूज होता है, नहीं चिपकने वाले बर्तनों में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। और इस चीज को क्या बोलेंगे आप? टेट्राफ्लोरोएथीन। ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन, टेट्राफ्लोरोएथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, सल्फाइड आयस को। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और मेटलर्जी में से ये क्वेश्चन है। ध्यान देना बच्चों, एनालिसिस ये भी करना है कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, ध्यान देना। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में व्यापक रूप से कौन सी विधि काम में ली जाती है? सबको पता रहता है, झाग पलवन। द मेथड विच इज यूज्ड वाइडली फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट और एज फ्लोटेशन, झाग पलवन विधि। इसके लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि ना, क्योंकि यह लोहा अयस्कों के लिए काम में ली जाती है, जिनमें अशुद्धियां चुंबक से चिपकने वाली होती है, उनके लिए काम में ली जाती है। निक्षालन ये एल्यूमिनियम के लिए होती है बच्चों। गुरुत्वीय पृथक्करण भारी अयस्कों को हटाने के लिए, भारी अशुद्धियों को हटाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है? स्थूल कार्बनिक खाद, which of the following is not a concentrated organic manure? कौन सी स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है? देखो, हरी खाद कार्बनिक खाद है, वनस्पति कार्बनिक ही तो होती है ना। मछली की खाद बिल्कुल है, मेट मेल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लड मेल। क्लियर हुई बात? तो ये इसका सही आंसर हुआ ब्लड मेल। अगला क्वेश्चन ये है, क्या बात है, क्वेश्चन हमने मॉल कंसेप्ट के अंदर क्लास के अंदर करवाया था। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान C6H12O6, 6 कार्बन 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1, 6 ऑक्सीजन, 1 का 16, 16 करो 180 आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 180।
molecular mass of glucose molecules is 180. चीनी का कितना होता है? C12H22O11, इसका होता है बच्चों 342। निकाल के देखना इसको, है ना, और वेरीफाई कर देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निर्जलीकृत Na2CO3 को कहा जाता है एनहाइड्रस NO2CO3 इज ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा। इसका करेक्ट आंसर है धावन सोडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो क्वेश्चन है O2 माइनस, द अनायन O2 माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ सम इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिकी की बात कर रहा है। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान देखनी है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। किसके साथ सेम है ये आपको देखना है। देखो O2 माइनस, ऑक्सीजन का 8, 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर ऐड किए होंगे तभी तो ये बना होगा, तो यानी कि यहां पर है 10 इलेक्ट्रॉन। पहला ऑप्शन है F माइनस, फ्लोरीन का होता है डियर स्टूडेंट 9, F प्लस कब आया होगा? जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तो यहां पर बचे 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 माइनस है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो 9 इलेक्ट्रॉन हुए। F 9 है, एक माइनस लगा हुआ है, इनकी 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। नाइट्रोजन के पास 7 है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए गए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो क्रोमियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की विन्यास, क्या बताऊं भाई साहब, ये क्वेश्चन तो मान के चलो आप जेट वालों का पक्का ही समझ के चलो। इसे इलेक्ट्रॉन की विन्यास की जब भी बात करता है तो पहले इसी क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन उनको लगता है, और ये कई बार जेट के एग्जाम में आता रहता है। तो ये मेरे हिसाब से सभी को पता होगा। क्रोमियम देखो Cr का एटॉमिक नंबर 24, 3D श्रेणी का, इसलिए आर्गन 3D 4s 18, 2 इलेक्ट्रॉन 20, 20 और 4 24, 24 है ना। अब देखो स्टेबिलिटी का यहां पर नियम लगता है, तो डी कक्षक अगर अर्ध भरा हो जाए तो इसका स्थायित्व है काफी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 में आपको सही से दिखाई दे रहा होगा, यही इसका करेक्ट आंसर है, D5H1। चलो अगला क्वेश्चन। वात्या भट्टी में आयरन का ऑक्साइड अपचयित होता है, आयरन ऑक्साइड से आयरन प्राप्त करना है, तो ये डियर स्टूडेंट कार्बन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा ये अपचयित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बंध रहित अनुनाद नॉन बॉन्ड रेजोनेंस इज ऑल्सो नॉन एज हाइपर कॉन्जुगेशन, GOC से उठाया गया है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पर एक चीज तो आपके सामने क्लियर हो रही है बच्चों, GOC से क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट नंबर 2, एल्किन, एल्किन और एल्काइन में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, नाम वाली रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलेक्टेड जगहों से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो बताया जाए उसे अच्छे से पढ़ते रहना चाहिए। तो GOC में से क्वेश्चन आया है, अतिशयुग्मन इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है,
HBr का योग किसकी उपस्थिति में हो रहा है? पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, वो कुछ इस तरीके का है। CH2 इस पर हो रहा है प्यारे बच्चों HBr का योग हो रहा है। हाइड्रोजन कहां पर जुड़ती है? जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी के अनुसार, लेकिन पेरोक्साइड है एंटी मार्कोनी के अनुसार आपको जोड़ना है। तो CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 29। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया। क्या बात है। मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, सीधा क्वेश्चन है टिक करने वाला एंटोनी लेवोसियर। क्वेश्चन फाइनल है। प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था और जोसेफ लुइस और गैलुशाक द्वारा गैसीय आयतन का नियम दिया था। और डाल्टन के अनुसार गैसों के संयोजन का नियम है ना कि अगर किसी पात्र में 2 या 2 से अधिक गैसें भरिए तो उनका कुल दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये बात डाल्टन ने बताई। इसका सही आंसर क्या रहा था? एंटोनी लेवोसियर इसका सही आंसर है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 30। K2MnO4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इन मैग्नीज का आपको नोन करना है और K2MnO4 माइनस के अंदर ये नोन करना है। देखो K2MnO4 और ये माइनस, तो K का हो जाएगा 2 प्लस Mn का मान लीजिए x प्लस 4 इंटू माइनस का 2 योग बराबर माइनस का 1। तो प्यारे बच्चों x माइनस का 8 माइनस का 1, x बराबर माइनस 1, इधर जाएगा प्लस का 2 प्लस का 8 हो जाएगा ना। ये इधर जाने पर प्लस का 8 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा माइनस का 2। तो माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 8 बराबर प्लस का 5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्लस के साथ शो की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के साथ? देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑस्मियम के द्वारा शो किया जाता है प्यारे बच्चों प्लस का 8, टॉप पर यह है। एंड सेकंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर विल बी शोन बाय मैग्नीज प्लस 7। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हुआ। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती, यह कहलाता है। क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर में से उठाया गया है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ बॉर्स लॉ। इन ए गिवन एटम्स now 2 electrons can have the same set of 4 quantum numbers. This is called Pauli's exclusion principle. Option number 2 पाउली का नियम है। ये चारों किसी परमाणु के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कोई से भी, उनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन नंबर 33, ये लो जी। निम्नलिखित में से प्रति चुंबकीय है। प्रति चुंबकीय देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक? एक होता है अनुचुंबकीय और एक होता है प्रति चुंबकीय। तो मैं आपको बता देता हूं अनुचुंबकीय
पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। यहां पर अयुग्मित यानी कि अनपैर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है, जिसको आप एन बोलते हैं। एक होते हैं डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। यहां पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पैर्ड होना जरूरी है। क्लियर हो गई बात? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? पैर्ड होने चाहिए। तो ऐसा किसमें है? देखो D10H1, D10H2, D5H1, टाइटेनियम D इस 22 होता है ना, तो D1H2 इसका हो गया 18 और 2 20 21 और ये 22। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक तो यहां से गया D9 बचा, इसके अंदर आपको अनपैर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, मतलब ये अनुचुंबकीय होगा। दैट इज रॉन्ग। Zn+2 यहां से गया तो D10 इसके पास बचेंगे, सारे के सारे पैर्ड होंगे, पैर्ड। दैट इज राइट ऑप्शन, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर, प्रतिचुंबकीय। अगला क्वेश्चन देखो, कार्ब एनाइन का अपेक्षित स्थायित्व का क्रम क्या है? डियर स्टूडेंट, 3 डिग्री कार्ब धनायन का स्थायित्व ज्यादा होता है 2 डिग्री कार्ब धनायन के कंपेयर में, 1 डिग्री का और कम, बैथिल का और कम। तो अब देख लो, एनाइन है, ऋणायन है, तो इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा करोगे तो स्थायित्व क्या हो जाएगा? प्राथमिक का, द्वितीय का, तृतीय का, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन। प्राइमरी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सेकेंडरी की कम होगी और टर्सरी की सबसे कम होगी, क्योंकि कार्ब कैटायन में टर्सरी का सबसे ज्यादा था, एनायन में इसका अपोजिट लॉजिक लगा के कर देना। जीओसी में पढ़ेंगे हम इसको विस्तार से, ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, ये आ गया क्वेश्चन। यदि मृदा की विद्युत चालकता फॉर और पीएच 8.5, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता 15 से अधिक है, तो मृदा को माना जाता है, इसका सही आंसर है लवणीय क्षारीय मृदा, सैलाइन अल्कलाइन सॉइल। क्लियर? सॉल्टी एल्कलाइन सॉइल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है? कौन सा बायो फर्टिलाइजर है? मानव मल, ट्राइकोडर्मा, एनवीपी, एजोएस्पिरिलम। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है, एजोएस्पिरिलम। अगला क्वेश्चन ये रहा 37 नंबर का, निम्न में से कौन सा सूचक पीएच परास 8.3 से 10 में काम करता है? ऐसा कोई सूचक है जो 8.3 की पीएच से लेकर 10 तक की पीएच में काम करता है? तो प्यारे बच्चों, इसके लिए डायरेक्ट मेमोरेबल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपका होगा फिनोल फथेलिन। अगला क्वेश्चन ये रहा, गाय के दूध में लैक्टोज को कहा जाता है दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर। कितना आसान क्वेश्चन है। दुग्ध शर्करा, गन्ने में हो तो
गन्ने की शर्करा, चीकू में हो तो चीकू की शुगर, फ्रैक्टोज। अगला क्वेश्चन ये आ चुका है आपके सामने, ये लो जी, ये लो 39 क्वेश्चन। अमोनियम सल्फेट में नत्रजन की प्रतिशत मात्रा, परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट, रटा रटाया है आपका 21%। पता है मुझे बच्चों का रटा रटाया डाटा है 21%। यूरिया में नाइट्रोजन 46%, अमोनियम सल्फेट के अंदर होती है 21%। ये तो किसी का गलत हो ही नहीं सकता था। अगला क्वेश्चन ये आ गया साहब, ड्रगों का वर्ग जिसके उपयोग से तनाव की बीमारी को खत्म किया जाता है, द क्लास ऑफ ड्रग यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, ट्रैंक्यूलाइजर्स, एनाल्जेसिक दर्द की दवा है, एंटीसेप्टिक जीवाणु की वृद्धि को रोकती है, एंटीस्टेमिन्स ये एलर्जी की दवा है, ट्रैंक्यूलाइजर्स प्रशांत औषधि है, माइंड को शांति पहुंचाने वाली, रिलैक्स नींद लाने वाली। ठीक है, तो इसी के साथ ये 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं शिकर्ष द लर्निंग ऐप के माध्यम से। हम है तो बिल्कुल मुमकिन है। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और शिकर ऐप के साथ अपने भविष्य की तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।